हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस किसमें? सीरीज एलसीआर में ही हम पढ़ेंगे। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको। होपफुली आपको डेरिवेशन आती होंगी, मेन बातें मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा इसमें। देखिए, सीरीज एलसीआर सर्किट वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं। किसके साथ? एसी के साथ। ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसा हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि अकेला आर अगर रेजिस्टेंस अगर एसी सर्किट में लगा होगा तो वो वोल्टेज और करंट के साथ कैसे बिहेव करेगा, अकेला इंडक्टर लगा होगा तो कैसे बिहेव करेगा, अकेला कैपेसिटर लगा होगा तो कैसे बिहेव करेगा। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट में, जब करंट और वोल्टेज इसमें मतलब पहले पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फिर करंट मूव करता है, तो ये दोनों में किसी तरीके का भेदभाव नहीं रखता। वोल्टेज और करंट सेम टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अचीव करते हैं रेजिस्टर के केस में। लेकिन इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। इंडक्टर के केस में वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को π/2 के फेज से पहले अचीव कर लेती है। π/2 के फेज से पहले अचीव कर लेती है। और करंट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि करंट π/2 के फेज से बाद में आता है मैक्सिमम वैल्यू पर। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू ए फिनोमिना विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन इन केस ऑफ इंडक्टर। ये आपको पता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज और करंट एक साथ मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं करते। वहां पे फेज डिफरेंस होता है कितने का? π/2 का। ठीक है। अब बात आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर के केस में भी, कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। इस वजह से कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के केस में भी करंट तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को वोल्टेज से π/2 के एंगल से पहले अचीव कर लेता है। टाइम पीरियड अगर अगर आप टाइम कहना चाहें तो T/4 पहले आ जाता है करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एज कंपेयर टू वोल्टेज। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलती है π/2 के एंगल से। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे चलती है π/2 के एंगल से। और रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं। देयर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है। अब हमने ये तीनों डिवाइसेस एक साथ इसमें लगा दी और अप्लाइड करंट आपने दे दिया। और ये कौन सा करंट है आपको साफ पता है, एसी करंट है ये। तो ये आपने इसमें दे दिया, तो तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। अब क्या होता है कि जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, आपको पता है फेजर रोटेटिंग वेक्टर को बोला जाता है। तो जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान से समझना इस फेजर डायग्राम को, इसी से सारी चीजें क्लियर होती हैं। देखो, करंट और वोल्टेज, देखो ये रजिस्टर का केस है, क्योंकि ये एंगल है π/2 ω/t का। तो ये ω/t एंगल पे पहले हमें टिल्ट करना पड़ेगा। तो करंट कितने एंगल पे चल रहा है? sin ω/t, तो ω/t पे मैंने ऐसे कर दिया। और रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं, तो ये दोनों एक लाइन के अलोंग है ऐसे। ठीक है। जहां करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज चल रही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है रेजिस्टेंस के केस में। इंडक्टर के केस में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज इससे आगे चलती है π/2। तो देखो वोल्टेज इस लाइन पे, ये जो आपने लाइन बनाई, इस पे वोल्टेज π/2, एक π/2 लाइन, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, π/2 आगे लीड करती है तो आगे। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल ये क्या है? π/2 का। ठीक है। वोल्टेज इधर जा रही है। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करती है करंट से, कितने एंगल से? π/2 से। तो वोल्टेज देखो यहां पे लैग कर रही है, वोल्टेज, करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज नीचे जा रही है π/2 से। ठीक है। अब ये हमारे पास VR, VL और VC होता है और ये I0 होता है। अब हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं, सपोज अगर वोल्टेज अक्रॉस L वोल्टेज अक्रॉस C से ज्यादा है तो क्या होगा? अगर VL ग्रेटर देन है VC से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज VL माइनस VC आएगी। इधर देखो आपके पास तीन वोल्टेज हैं, 1, 2 और ये 3। आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये आया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला तो ये आया। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज होती है इन सीरीज एलसीआर। रिजल्टेंट ईएमएफ होता है इन सीरीज एलसीआर। तो ये आपके पास आ गई। ये करंट चल रहा था I0,
ये रिजल्टेंट वोल्टेज है ई नॉट। तो देखो ये क्या कर रही है, वोल्टेज करंट से आगे चल रही है, कितने एंगल से, फाई के एंगल से। ये फाई के एंगल से वोल्टेज करंट से आगे चल रही है। ये फेजर डायग्राम होता है सीरीज एलसीआर के केस में। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VL ग्रेटर देन है VC से तो रिजल्टेंट ये आएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, देन EMF लीड्स द करंट बाय फाई एंगल। फेज एंगल कितने से, देखो EMF करंट से लीड कर रहा है कितने एंगल से, फाई से। ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस, ये तो हो गया पहला। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर VL छोटा हो जाए VC से, अगर VL छोटा हो जाता VC से तो VC ग्रेटर देन VC माइनस VL निकालते आप, और ये जो EMF इधर जा रहा है फिर ये इधर जाता, ये जो इधर जा रहा है फिर ये इधर जाता, तो ये क्या कर देता, लैग बिहाइंड हो जाता। तो ध्यान रखना है कि अगर VL ग्रेटर देन है VC से तो सीरीज LCR में EMF लीड करता है फेज एंगल फाई से। अगर VC ग्रेटर देन है VL से तो सीरीज LCR के केस में EMF लैग करता है करंट से, I से। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, यानी कि जब मैं इसका एक इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं यहां पे प्लस माइनस लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो करंट ओमेगा टी पे जा रहा है, और अगर VL ग्रेटर देन है VC से तो EMF देखो ओमेगा टी प्लस फाई से जा रहा है, ओमेगा टी है और फाई है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई से जा रहा है, तो लीड कर रहा है EMF। कब, अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा होता तो ये माइनस आ जाता, फिर EMF लैग करता। तो सीरीज LCR के केस में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि EMF या करंट कह लो, लैग भी कर सकता है, लीड भी कर सकता है। EMF लीड कब करेगा, जब ये कंडीशन होगी, EMF लैग कब करेगा, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, इनसे कंपेयर करके हमें पता चल जाता है। ये फाई भी हम निकाल सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इंपेडेंस ट्रायंगल से फाई कैसे निकाल सकते हैं। अब आप इसके बाद जो है ये होता है कि रिजल्टेंट जो EMF है हम इस केस में इस फॉर्मूले से निकालेंगे, रिजल्टेंट EMF, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ये हम डेरिवेशन भी करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूं, इसका मेन बातें बता रहा हूं। तो रिजल्टेंट EMF कैसे निकाला जाएगा, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अगर VC बड़ा है तो VC माइनस VL कर दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि नेगेटिव भी आता है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट EMF निकालने के लिए। अब बात आती है इंपिडेंस। इंपिडेंस का मतलब होता है इसके केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा। देखो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर देते हो, कैपेसिटेंस लगे हो तो 1/C1 1/C2 1/C3, इंडक्टर लगा हो तो L1 प्लस L2 प्लस L3 कर देते हो सीरीज में। लेकिन यहाँ पे R लगा है, L लगा है, C लगा है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करें या तीनों को डिवाइड करें, क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और आपको पता है कि XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ये इंडक्टर के केस में होने वाला रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर के केस में होने वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में होने वाला रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि अगर आपको इंपिडेंस ट्रायंगल की हेल्प से फाई निकालना हो, इंपिडेंस ट्रायंगल की हेल्प से फाई निकालना हो कि कितने फेज डिफरेंस से वो लीड कर रही है या लैग कर रही है, तो मैं ये वाली ट्रायंगल उठाता हूं। देखो ये वाली ट्रायंगल, ये वाली साइड उठा लेता हूं, ये उठा ली मैंने, यहां रख दी। तो इसके अलोंग क्या चल रहा है, रिजल्टेंट EMF तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इसके अलोंग क्या चल रहा है, वोल्टेज अक्रॉस R तो R। इधर मैं एक साइड बनाऊंगा, इसके अक्रॉस क्या चलेगा, VL माइनस VC तो XL माइनस XC। तो अगर आपको जो भी वैल्यू गिवन है, XL माइनस XC गिवन है, R गिवन है, Z गिवन है, तो आप यहां से tan फाई, sin फाई, cos फाई, कुछ भी फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दिस इज इंपिडेंस ट्रायंगल, न्यूमेरिकल के लिए बहुत वाइडली यूज होती है। और आप यहां से इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, cos फाई इज इक्वल टू R/Z। ये पावर फैक्टर होता है, आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। अब बात आती है कि सीरीज LCR के केस में, अब हम पढ़ेंगे सीरीज LCR के केस में रेजोनेंस क्या होता है। ये जो आपने सीरीज LCR पढ़ा, इसके केस में रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस का बेसिक मतलब होता है कि सिस्टम को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराना, सिस्टम को इस केस में बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी के केस में सिस्टम को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराना, एक ऐसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराना
जिससे कि उसका करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, रेजोनेंस कहलाता है। तो करंट शुड एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू और कितनी आई नॉट के बराबर, तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ओम्स लॉ, तो ये मैं लगा देता हूं Z। अब अगर आपको करंट को मैक्सिमम करना है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप Z को मिनिमम करोगे, और Z की मिनिमम कम से कम वैल्यू, देखो ये Z है, ये Z है, तो Z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, Z की कम से कम वैल्यू होगी किसके बराबर, R के बराबर। Z की कम से कम वैल्यू क्या होगी, R के बराबर होगी। तो मिनिमम वैल्यू Z की R के बराबर होगी। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब XL माइनस XC 0 के बराबर आ जाता है। और XL माइनस XC 0 के बराबर क्यों आएगा, ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC अगर बराबर हो जाएं तो XL माइनस XC 0 के बराबर हो जाता है। देखो XL का फॉर्मूला ओमेगा L है, XC का फॉर्मूला ओमेगा C है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पहले कम थी तो XL की वैल्यू कम थी, XC की वैल्यू ज्यादा थी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो XL बढ़ता जाता है और XC कम होता जाता है। एक चीज तो बढ़ती जा रही है और एक चीज कम होती जा रही है। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं अपने एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं और उस फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ले आऊं जिस पे XL और XC बराबर हो जाएं, तो सर्किट में XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो जाएगी, इंपिडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। और करंट के मैक्सिमम होते ही हमें रेजोनेंस कंडीशन उसकी मिल जाती है। तो हम मेनली कैसे निकाल सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन, या रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस कब होता है, हमें क्या निकालना होगा, एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो हम, और उसके लिए हम क्या करते हैं, XL और XC को बराबर कर देते हैं। XL और XC बराबर हो गए यानी कि नेट आंसर 0 हो गया इनका। ठीक है, इसको आप रिएक्टेंस कहते हैं। XL माइनस XC को XC माइनस XL कह दो, इसको आप रिएक्टेंस कहते हैं, ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि सर्किट में अब L और C लगा ही नहीं है, सर्किट में L और C और R तीनों लगे हैं अभी, लेकिन XL, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो गए, जिसकी वजह से नेट रेजिस्टेंस में इन दोनों का नेट 0 हो गया। जो इंपेडेंस था इन दोनों का नेट क्या हो गया, 0। तो Z क्या बना, R के बराबर। तो ऐसा कब हो सकता है, जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो ओमेगा आर की वैल्यू आप निकालते हैं 1/√LC। यहां से हम निकाल सकते हैं कि किसी सर्किट के लिए जिसमें L और C गिवन है आपको, उसके लिए रेजोनेटिंग कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, और उस रेजोनेटिंग कंडीशन की वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकाल के आप अगर उस सर्किट को उस फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे यानी कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, तो करंट ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आपको पता है ओमेगा R का मतलब यहां पे सिंपल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसलिए R लगाया गया है। अब देखो ये ग्राफ है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जैसे जैसे आप देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, तो पहले ये कम थी तो ये कम था, ये ज्यादा था। तो एक सिचुएशन आती है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं और उस पोजीशन पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू इस सिचुएशन पे मैक्सिमम हो जाती है। और एक कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप फर्दर इससे बढ़ाते जाएंगे तो अब ये बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, तो दोबारा से आप दूसरी तरफ ग्राफ में मूव करने लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, करंट जब मैक्सिमम है तो Z मिनिमम होगा, तो Z देखो मिनिमम है। इंपिडेंस का ग्राफ ओमेगा के साथ, करंट का ग्राफ ओमेगा के साथ, इंपिडेंस का ग्राफ ओमेगा के साथ। तो इंपिडेंस का ग्राफ करंट के ग्राफ से एग्जैक्टली ऑपोजिट चलता है। ये वाला पीक, ये जो लोअर पीक है, ये कभी भी नीचे टच नहीं करेगा, क्योंकि Z की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, R के बराबर। और कब होती है, जब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी अचीव हो जाती है। तो होपफुली आपको ये रेजोनेंस का मतलब समझ में आया होगा। रेजोनेंस का मतलब एसी सर्किट के केस में होता है कि करंट की वैल्यू को, सीरीज LCR के केस में होता है कि करंट की वैल्यू को मैक्सिमम कर देना,
ऐसा कब किया जा सकता है? जब Z को मिनिमम हो जाए, कर दिया जाए। और Z मिनिमम कब किया जा सकता है? जब आपको एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाए, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये डेरिवेशन यहां से आप निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें समझ में आए होंगे सीरीज LCR में और रेजोनेंस में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। थैंक यू।